प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 18 में वर्णित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अच्छे से पढ़ा है। वीडियो भाग 3 में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित रचना मेरी कल्पना का आदर्श समाज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आइए आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आम्बेडकर के क्या तर्क है। आम्बेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं मानते हैं, इसके पीछे उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, यह प्रश्न में हमसे पूछा गया है। उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप नहीं है, यह श्रम के बजाय मनुष्यों का अलग अलग वर्गों में विभाजन है, जिसमें एक से दूसरे को नीचा समझा जाता है। यह विभाजन मनुष्य की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह विभाजन मनुष्य की रुचि और उसकी क्षमता पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत पेशे से बांध दिया जाता है। व्यक्ति में कितनी क्षमता है, व्यक्ति उस कार्य को कितनी कुशलता और रुचि के साथ संपन्न कर सकता है, इस बात को जाने बिना व्यक्ति को उसके वंशगत पेशे के साथ ही बांध दिया जाता है। वह उसके लिए अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त हो सकता है, इससे शोषण ही होगा तथा गरीबी और बेरोजगारी आदि की समस्या आ जाती है। इसमें मनुष्य को अपनी इच्छानुसार पेशा यानी रोजगार करने तथा जरूरत होने पर पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं है। जाति प्रथा के तहत जो श्रम विभाजन की व्यवस्था है उसमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। इसमें मनुष्य को अपनी इच्छानुसार अपना रोजगार, अपना पेशा करने तथा जरूरत होने पर पेशा, अपना रोजगार बदलने की अनुमति भी नहीं है। भले ही इस कारण उसको बेकार रहना पड़े, बेरोजगार रहना पड़े, और बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति में भले ही उसको भूखों ही क्यों नहीं मरना पड़े। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? इसका उत्तर लिखेंगे, जाति प्रथा के कारण मनुष्य का पेशा उसके जन्म से पूर्व ही उसकी जाति के आधार पर निर्धारित हो जाता है। उसको जीवन भर अपना पैतृक व्यवसाय, पैतृक से आशय है पिता के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय ही करना पड़ता है। वह किसी अन्य पेशे में रुचि रखता हो अथवा उस पेशे में पारंगत भी हो, तब भी वह अन्य पेशा नहीं अपना सकता। जब पेशा बदलना जरूरी हो तब उसको पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं होती है। इससे उसके सामने बेरोजगार होने की स्थिति पैदा हो जाती है। जातिगत व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय ही संभालता है, पैतृक व्यवसाय ही करता है। वह किसी अन्य पेशे में यदि रुचि भी रखता हो अथवा उसकी कार्य कुशलता अधिक हो किसी दूसरे पेशे में, अथवा वह किसी दूसरे पेशे में पारंगत भी हो, तब भी वह अन्य पेशे को अपना नहीं सकता है। जब पेशा बदलना जरूरी हो तब उसको पेशा बदलने की अनुमति जाति प्रथा नहीं देती है। इससे उसके सामने बेरोजगार होने की स्थिति पैदा हो जाती है। पेशे में अरुचि होने पर उसे धन का उपार्जन करने में भी बड़ी कठिनाई होती है तथा कभी कभी भुखमरी का सामना भी उसको करना पड़ सकता है। आम्बेडकर के समय और आज के समय में सामाजिक परिस्थिति में बहुत
बदलाव आ गया है, बहुत अंतर आ गया है। आज जातिगत पेशे को अपनाने की बाध्यता नहीं है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार कोई भी पेशा अपनाकर जीविकोपार्जन कर सकता है। सभी जातियों के लोग परंपरागत पेशे को त्याग कर नए और अपनी रुचि के पेशों को अपना रहे हैं और इस प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार पेशे को अपनाकर अपनी कार्यकुशलता बढ़ाते हुए राष्ट्र के लिए अधिक उत्पादन कर रहे हैं और इससे सुख और समृद्धि की स्थितियां और ज्यादा बेहतरीन बनती जा रही है। प्रश्न 3, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मतानुसार दासता वह स्थिति है जिसमें कोई कानूनी बाध्यता न होने पर भी मनुष्य को दूसरों द्वारा निर्धारित कर्तव्य तथा व्यवहार को अपनाना पड़ता है। दासता वह स्थिति है जिसमें कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन कोई इस प्रकार के दूसरे मनुष्यों द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य है और व्यवहार है उसको मनुष्य को अपनाना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता से भिन्न है। इसमें जाति प्रथा की तरह एक ऐसे वर्ग का उदय होना संभव है जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाने को बाध्य होते हैं तथा व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता भी नहीं होती। जिस प्रकार जाति प्रथा बनी है उसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था होने पर जाति प्रथा की तरह ही ऐसे वर्ग का उदय होना भी संभव है जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाने को बाध्य हो जाते हैं तथा व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता भी उनको नहीं होती है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है? डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार शारीरिक वंश परंपरा तथा सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में समानता होना संभव नहीं है। इस दृष्टि से मनुष्यों में असमानता रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा संवर्धन कर सकता है, इसका अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रारंभ से ही सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी सभी मनुष्यों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी प्रतिभा के विकास तथा क्षमता के प्रदर्शन का समान अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करने का तथा अपनी क्षमता के प्रदर्शन का समान अवसर अवश्य ही मिलना चाहिए। किसी वंश में जन्म लेना अथवा सामाजिक परंपरा मनुष्य के वश की बात नहीं है। किसी भी वंश में पैदा होना, कौन से माता पिता के घर में जन्म लिया है, यह बात किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अतः इस आधार पर भिन्न व्यवहार कदापि उचित नहीं है। समता यद्यपि काल्पनिक वस्तु है, समता यद्यपि काल्पनिक वस्तु है, फिर भी सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग उचित है और व्यवहारिक भी है। यही मार्ग उचित भी है और यही मार्ग व्यवहारिक भी है कि क्षमता को हम, समता यद्यपि काल्पनिक वस्तु है, फिर भी सभी परिस्थितियों को अगर ध्यान से हम देखें तो यही मार्ग हमें उचित प्रतीत होता है, साथ ही साथ यह व्यवहारिक मार्ग भी है। इस प्रकार समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत माना जाना चाहिए।
प्रश्न 5, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया गया है। क्या इससे आप सहमत हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सहमति इस प्रश्न में चाही गई है। ऊपर में प्रश्न में पूछी हुई स्थितियों को ढंग से समझने के बाद में आप इससे सहमत हैं अथवा असहमत हैं, आप अपना व्यक्तिगत राय अब इस प्रश्न में उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जातिवाद का उन्मूलन चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि जातिवाद का उन्मूलन हो जाए। ऐसा करना भावनात्मक समत्व और मानवता की दृष्टि से आवश्यक है तथा वे ये भी मानते हैं कि ऐसा करना भावनात्मक समत्व के लिए और मानवता की दृष्टि से भी उचित है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति का किसी वंश में जन्म लेने में खुद का कोई योगदान नहीं होता है। मनुष्य किसी उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से उसे उस कुल परंपरा में निर्धारित अच्छे व्यवहार का अधिकारी बन जाना प्राप्त होता है। इसलिए अंबेडकर का यह कहना उचित ही है कि पहले जाति प्रथा का उन्मूलन हो, सभी को अपनी प्रतिभा के विकास के समान अवसर मिले, जाति प्रथा का उन्मूलन हो। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह कहना है कि जाति प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन हो, जाति प्रथा का उन्मूलन हो, सभी को अपनी प्रतिभा के विकास के समान अवसर मिले, तब उनके बीच स्वस्थ स्पर्धा के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाए। समान भौतिक स्थितियों तथा जीवन सुविधाओं में जो श्रेष्ठ सिद्ध हो वही उत्तम व्यवहार का अधिकारी माना जाएगा, और उत्तम व्यवहार का अधिकारी वही माना जाएगा जो समान भौतिक स्थितियों तथा जीवन सुविधाओं में श्रेष्ठ सिद्ध हो, वही उत्तम व्यवहार का अधिकारी माना जाएगा। इस तरह हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मत से सहमत हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आपको अपना मत व्यक्त करना है, आप सहमत हैं अथवा असहमत हैं। हमने इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मत से सहमति व्यक्त की है। प्रश्न 6, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगी? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में भी आपकी राय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और आपके मत को जानना चाहा है। इसमें आप अपने मत को अपने शब्दों में व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अवश्य लिखने का प्रयास करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में 3 तत्व, जिसमें पहला तत्व है स्वतंत्रता, दूसरा तत्व है समता और तीसरा तत्व है भ्रातृता का होना अनिवार्य माना गया है। लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों का उल्लेख नहीं किया है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता कि सम्मिलित न करने से स्त्रियां समाज से बाहर हो जाएंगी। समाज तो स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर ही बनता है तथा अंबेडकर जैसा समतावादी विचारक स्त्री विहीन पुरुष प्रधान समाज की कल्पना संभवतया नहीं कर सकता है। इसमें भ्रातृता शब्द का आशय सामाजिक जीवन में गतिशीलता, अबाध संपर्क तथा बहुविध हितों में सबका सहभागी होना माना गया है। इसमें जो भ्रातृता शब्द है उसका आशय है कि सामाजिक जीवन में गतिशीलता हो, अबाध संपर्क हो, आपस में बिना किसी बाधा के मेल जोल हो तथा बहुविध हितों में सबकी सहभागिता हो, सबके हितों की सहभागिता हो और सबका ही हित हो। इस प्रकार के भाव को भ्रातृता शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। इस तरह भ्रातृता का अर्थ भाईचारा लिया जाना उचित है। इससे बंधुता भी कह सकते हैं। भ्रातृता शब्द संस्कृत निष्ठ है।
जबकि भाईचारा शब्द सरल और सद्भावजनक व्यवहार का सूचक है। आम्बेडकर ने भ्रातृता शब्द से भाई और बहन दोनों को ही व्यक्त करना चाहा है। स्त्रियों के लिए कोई अलग शब्द गढ़ने की आवश्यकता उनको प्रतीत नहीं हुई लगती। मैं लेखक द्वारा प्रयुक्त भ्रातृता शब्द से पूरी तरह सहमत हूं। इसमें विद्यार्थियों द्वारा अपना स्वयं का मत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 18 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। आगामी वीडियो में आपके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।